आज का ये वीडियो ERP नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का एक भाग है, जिसमें हम आज ये सीखेंगे कि ERP नेक्स्ट हम हमारी कंपनी में हम स्वयं तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बाइंग मॉड्यूल यानी परचेस मॉड्यूल के ऊपर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम हमारा वीडियो ये शुरू करते हैं। बाइंग मॉड्यूल में सबसे पहले आपको जाना है बाइंग मॉड्यूल में, जो आप मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा है। यहाँ पे आपको बाइंग मॉड्यूल पे ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाइंग मॉड्यूल पे ऊपर क्लिक करते हो तो ये बाइंग का डॉक टाइप ओपन हो जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले परचेस ऑर्डर ट्रेंड दिखता है, जहाँ पे आप आपके कंपनी की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की मंथ वाइज परचेस का ट्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स और मास्टर्स दिखाई देंगे, जिसमें मटेरियल रिक्वेस्ट है, परचेस ऑर्डर है, परचेस इनवॉइसेस है, इसी तरह से एटम है, एटम प्राइस लिस्ट है। उसके नीचे यहाँ पे सप्लायर्स है, सप्लायर ग्रुप है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है। किसी भी बाइंग मॉड्यूल या परचेस मॉड्यूल के दो अहम मास्टर्स होते हैं। पहला होता है एटम मास्टर और दूसरा होता है सप्लायर मास्टर। तो आज शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले एटम मास्टर के साथ। एटम मास्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एटम का डॉक टाइप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐड एटम बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड एटम बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका एटम मास्टर का डॉक टाइप या एटम का डॉक टाइप ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको एटम का नंबर डालना है। उसके बाद आप एटम का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल HP लैपटॉप डाल देता हूँ। यहाँ पे एटम ग्रुप में जैसे कि किसी भी ERP सिस्टम में एटम ग्रुप होता है, जैसे कंज्यूमेबल है, प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वैसे हमारी ERP नेक्स्ट में भी ऐसे अलग अलग एटम ग्रुप्स है। तो मैं यहाँ पे एटम ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट, फिर उसका HSN कोड डाल देता हूँ मैं 84321 7130। ओके, 84713090। चलिए, ये मेरा HSN कोड हो गया। तो मैंने HSN को सिलेक्ट कर लिया। उसके नीचे आएंगे मेरा डिफॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर क्या होने वाला है, वो ऑब्वियसली मेरा नंबर होने वाला है। उसके नीचे है डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर होगा तो मैं डाल देता हूँ, नहीं तो मैं जो मैंने एटम नेम में डाला वही मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। उसके बाद ऊपर आते हैं कुछ फ्लैग्स है, जैसे कि अलाउ अल्टरनेटिव एटम। अगर मेरा इस एटम कोड के लिए मेरे पास कोई अल्टरनेटिव एटम है तो मैं यहाँ पे अलाउ अल्टरनेटिव एटम को मैं सिलेक्ट करके अल्टरनेटिव एटम के डिटेल भी इसी तरह से मैं भरूंगा। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है। मैं नया आइटम क्रिएट करते समय अगर मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी होगी तो मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में मैं उस क्वांटिटी को मैं दर्ज करूंगा। उसके बाद मुझे डालना है वैल्यूएशन रेट। कभी भी आप नया आइटम क्रिएट करते समय उसका वैल्यूएशन रेट डालना बहुत जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पे 25,000 रुपये एज अ वैल्यूएशन रेट उसका डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आऊंगा इन्वेंट्री टैब में। इन्वेंट्री टैब में आपको सबसे पहला मिलेगा लाइफ शेल्फ लाइफ डेज क्या है, वारंटी पीरियड इन डेज है, इसलिए मैं यहाँ पे 365 डाल देता हूँ। उसके बाद उसका वेट ऑफ पर यूनिट क्या है, वेट ऑफ यूनिट ऑफ मेजर क्या है। ये दो फील्ड हमें शिपिंग के समय या लॉजिस्टिक के समय लगते हैं। तब तक हमें शिपिंग नहीं कर रहे और लॉजिस्टिक नहीं, हम लॉजिस्टिक को इसको एटम को दे रहे हैं, तो इस दो फील्ड में हम फिलहाल कुछ भी डेटा एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए सबसे महत्वपूर्ण फील्ड पे आते हैं, जिसका नाम है डिफॉल्ट मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप। यहाँ पे अलग अलग मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप हो सकते हैं। पहला है परचेस, दूसरा है मटेरियल टाइप, तीसरा है मटेरियल इशू, चौथा है मैन्युफैक्चरिंग, पांचवा है कस्टमर प्रोवाइडेड।
तो हम लोग प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल में या बाइंग मॉड्यूल में, तो हम लोग इसको परचेस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका वैल्यूएशन मेथड एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 वैल्यूएशन मेथड है। पहला है फीफो, दूसरा है मूविंग एवरेज और तीसरा है लिफो। फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो का फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक रख देता हूँ तो ईआरपी नेक्स्ट सिस्टम अपने आप बाय डिफॉल्ट फीफो मेथड से, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से इसका वैल्यूएशन मेथड कर लेगी। उसके बाद नीचे आते समय अगर हमारे इस आइटम को हमें कुछ बारकोड डिफाइन करना है तो यहाँ पे मैं अपना बारकोड लगा सकता हूँ। उसके बाद उसके नीचे है ऑटो रीऑर्डर। ऑटो रीऑर्डर का मुझे लेवल क्या मेंटेन करना है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या मुझे मेंटेन करनी है और उसका मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप क्या होने वाला है। अगर सपोज मुझे इसका ऑर्डर ऑटो रीऑर्डर लेवल सेट करना है तो मैं सबसे पहले कौन से वेयर हाउस से मुझे चेक करवाना है मेरा स्टॉक पोजीशन, तो वो मैं वेयर हाउस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट फॉर कौन से वेयर हाउस को देना है तो मैं स्टोर्स वेयर हाउस लेता हूँ। रीऑर्डर लेवल की क्वांटिटी मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और मुझे रीऑर्डर कितना देना है तो मैं यहाँ पे भी वो क्वांटिटी सेट करता हूँ। अब इससे क्या होगा कि जब मेरा सिस्टम में मेरा इस पर्टिकुलर आइटम के लिए मेरा ऑर्डर लेवल 100 से नीचे जब जाएगा, यानी कि 99 जब हो जाएगा, तब मेरा 100 क्वांटिटी का ऑर्डर ऑटोमेटिकली परचेस रिक्वेजिशन उसका जनरेट हो जाएगा। बाद यहाँ पे आप यूनिट ऑफ मेजर्स में आप कंजम्पशन फैक्टर या कन्वर्जन फैक्टर आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जब भी हम मार्केट में जाके टमाटर परचेस करते हैं तो 25 किलो 30 किलो का टमाटर का हम क्रेट परचेस करते हैं या बॉक्स परचेस करते हैं। तो यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे उसका कन्वर्जन फैक्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेजर ऑफ यूनिट में मैं उसको क्रेट डालूंगा या मैं उसको बॉक्स डालूंगा और एक बॉक्स में मेरे कितने टमाटर है तो मेरे एक बॉक्स में 25 किलो टमाटर है, ऐसा मैं डेफिनेशन लाऊंगा। जब मैं इसका परचेस ऑर्डर निकालूंगा और मेरा सपोज मैंने एक बॉक्स लिया है जिसमें 25 किलो टमाटर है और मुझे 10 रुपए किलो के हिसाब से वो मुझे पड़ा है, यानी कि मेरा टोटल 25 किलो का वैल्यूएशन 250 रुपए होगा। जब मैं परचेस ऑर्डर निकालूंगा तब वो किलो के हिसाब से ही उसको 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। अगर मैं वहां पे बॉक्स लेता हूं तो फिर उसका बॉक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। तो ये हुआ मेरा कन्वर्जन फैक्टर। अभी फिलहाल हमें कुछ डालना नहीं है इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे और एक महत्वपूर्ण सेटिंग है कि जैसे इसका बैच नंबर आप डाल सकते हो, सीरियल नंबर डाल सकते हो। जब मैं सीरियल नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे आपको सीरियल नंबर का एग्जाम्पल बतौर दिया हुआ है, उसी एग्जाम्पल के हिसाब से आप यहाँ पे सीरियल नंबर सेट कर सकते हो। अभी मुझे फिलहाल कोई सीरियल नंबर डालना नहीं है इसलिए मैं अनचेक करूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग टैब में। अकाउंटिंग टैब में आप अपनी कंपनी का डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अगर आप ये आइटम मल्टीपल कंपनी के लिए परचेस कर रहे हो तो आप मल्टीपल कंपनी का नाम भी आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हो। उसके बाद परचेसिंग में इसका डिफॉल्ट परचेस ऑफ यूनिट ऑफ मेजर क्या होने वाला है। ऑब्वियसली ये लैपटॉप है तो मैं यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करूंगा। उसका लीड टाइम, यानी कि सप्लायर से हमारी कंपनी में आने के लिए कितना समय इस या कितने दिन इस आइटम को लग सकते हैं, वो लीड टाइम यहाँ पे हमें डिफाइन करना है। उसके बाद सप्लायर डिटेल में आते हैं तो सप्लायर डिटेल में कई बार क्या होता है कि हमें सप्लायर का पार्ट नंबर हमारे परचेस ऑर्डर के ऊपर प्रिंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप वही सेटिंग कर डाल सकते हो। या मैं सप्लायर का नाम सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं सप्लायर का पार्ट नंबर सेट कर सकता हूँ। तो इसी तरह से ये जो सप्लायर का पार्ट नंबर है हमारे परचेस ऑर्डर के ऊपर अपने आप प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई हमारी कंपनी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रही है तो हमें फॉरेन ट्रेड डिटेल्स भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि कंट्री ऑफ ऑरिजिन क्या है, कस्टम टैरिफ नंबर क्या है। ये कस्टम टैरिफ नंबर और कंट्री ऑफ ऑरिजिन हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स में आगे बढ़ते हुए हम लोग
सेल्स के लिए हम डिफॉल्ट मेजर ऑफ यूनिट डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मेरा लैपटॉप है तो मैं नंबर करूंगा। अगर मुझे डिस्काउंट देना है तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मैं अलाउ कर सकता हूँ सेल्स वालों के लिए, वो सेल्स वालों के लिए भी मैक्सिमम डिस्काउंट मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे टैक्सेशन में आगे जाना है। टैक्सेशन में मैं मेरा कितने परसेंट का टैक्स इस आइटम को लगाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे उसका टैक्स टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट से सेट कर सकता हूँ। तो जैसे कि 12% है, 18% है, 28% है, तो मैंने यहाँ पे 18% लिया। टैक्स टेम्पलेट क्या इनपुट आउटपुट जो भी है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद क्वालिटी में अगर मुझे मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए उसको क्यूसी में भेजना है तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड बिफोर परचेस के ऊपर मैं चेक मार्क करने के बाद मुझे ये मटेरियल मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यूसी के लिए जाएगा, मुझे भेजना नहीं है, इसलिए मैं इसको अनचेक करता हूँ। सिमिलरली डिलीवरी के समय भी अगर मुझे कुछ क्यूसी चेकिंग कराना है तो मैं यहाँ पे इस फ्लैग को एक्टिवेट कर सकता हूँ। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। जब हम हमारा कोई प्रोसेसर होता है, हमारा कोई सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, अगर उस सब कॉन्ट्रैक्टर को उस प्रोसेसिंग करके देने वाले सप्लायर को अगर हम रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर परचेस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। अभी हमें फिलहाल ऐसा कुछ करना नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अनचेक करके सीधा इस आइटम को सेव करेंगे हमारे टेबल में। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये आइटम मेरा सेव हो गया। अभी मान लीजिए कि आपकी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है जिसको आपको लैपटॉप प्रोवाइड करना है। तो चलिए हम लोग लैपटॉप की प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस देखते हैं। किसी भी ईआरपी सिस्टम में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है विथ मटेरियल रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे मटेरियल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड मटेरियल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरा मटेरियल सीरीज नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, मेरा पर्पज परचेस ऑटोमेटिकली आ गया। मैं यहाँ पे रिक्वायर बाय डेट डालूंगा, मुझे कल मटेरियल चाहिए इसलिए मैंने रिक्वायर बाय कल का डेट डाल दिया और मैं सीधा नीचे आइटम में आके यहाँ पे मैं आइटम कोड डालता हूँ। अगर मुझे आइटम कोड मालूम है तो मैं आइटम कोड डाल दूंगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे आइटम का नाम सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं आइटम का नाम सिलेक्ट करता हूँ मेरा आइटम कोड अपने आप आ जाता है। मुझे क्वांटिटी कितनी मंगानी है मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ। मेरा जिस टारगेट वेयर हाउस में ये मटेरियल आने वाला है वो टारगेट वेयर हाउस भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर भी टारगेट वेयर हाउस सेट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी ऊपर भी मैं टारगेट वेयर हाउस यहाँ पे सेट कर दूंगा। ये करने के बाद मुझे आगे टर्म्स में जाना है। मेरे डिफॉल्ट पेमेंट टर्म्स क्या है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके डाल देता हूँ। तो मेरा 30 दिन का मुझे क्रेडिट मिलने वाला है, तो मेरा यहाँ पे टर्म बाय डिफॉल्ट आ गया। मोर इन्फो में मैं प्रिंटिंग रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे कि मेरा लेटर हेड क्या होने वाला है, प्रिंटिंग हेडिंग क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं वो सेट कर सकता हूँ। तो चलिए ये मटेरियल रिक्वेस्ट हम लोग सेव करते हैं। जैसे ही मटेरियल रिक्वेस्ट मेरा सेव हो जाता है इसका बाय डिफॉल्ट स्टेटस ये ड्राफ्ट में है। अगर आपकी कंपनी में कोई अप्रूविंग अथॉरिटी होगा तो ये मटेरियल रिक्वेस्ट उस अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जाएगा। यहाँ सबमिट के बजाय यहाँ पे दो बटन दिखेंगे, एक अप्रूवल है और एक रिजेक्शन वाला है। अप्रूविंग अथॉरिटी सब डिटेल चेक करने के बाद इस मटेरियल रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है इसका डिसीजन ले सकता है। अभी मेरे पास कोई अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं है इसलिए मैं इस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली सबमिट कर देता हूँ। मैं इस परचेस रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट कर रहा हूँ। अब ये मेरा परचेस रिक्वेजिशन या मटेरियल रिक्वेस्ट मेरा ड्राफ्ट स्टेटस से अभी पेंडिंग में चला गया। अभी इसी के अगेंस्ट में हम लोग परचेस ऑर्डर रेज करेंगे। वापिस बाइंग मोड में आके मैंने परचेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया, मेरा परचेस ऑर्डर का डॉक टाइप ओपन हो गया। मैं ऐड परचेस ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे पहले सप्लायर सिलेक्ट करना है। मैंने मेरा सप्लायर सिलेक्ट किया, रिक्वायर बाय डेट मैंने डाल दी, मुझे कल ही मटेरियल चाहिए तो मैंने कल का रिक्वायर बाय डेट डाल दिया। और वहाँ अभी मैं यहाँ पे गेट आइटम फ्रॉम मटेरियल रिक्वेस्ट से मैं आइटम का डिटेल्स
मैं फेच करूंगा। तो गेट आइटम फ्रॉम मटेरियल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे मुझे मेरे जितने भी मटेरियल रिक्वेस्ट पेंडिंग है परचेस ऑर्डर के लिए वहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। तो मैं मेरा डिजायर मटेरियल रिक्वेस्ट नंबर सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे गेट आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही गेट आइटम के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे आइटम के डिटेल यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं मेरा परचेस रेट जो है वो मैं डाल दूंगा, जो कि मेरा मान लीजिए 25,000 रुपए है। तो मैंने मटेरियल का रेट 25,000 डिफाइन कर दिया। मैं नीचे आके टैक्सेशन अगर कुछ लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ, अगर नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको टैक्सेशन लगाना है तो आप यहाँ पे परचेस टैक्सेस एंड चार्जेस टेम्पलेट जाके आपको जो भी डिजायर परचेस टैक्स लगाना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इनपुट जीएसटी इन स्टेट लगाना है। जैसे ही मैं टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी के 99% यानी कि 18% का टैक्स मुझे यहाँ पे लगा। क्योंकि मेरा सप्लायर जीएसटी रजिस्टर नहीं है इसलिए मैं ये टैक्स अभी फिलहाल नहीं लगा रहा। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। बाकी सब पूरा डिटेल में चेक करने के बाद इस परचेस ऑर्डर को मैं सेव करता हूँ। सिमिलरली जब हमने रिक्वेशन रेज किया था उसी तरह से ये भी बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट स्टेट में जाता है। अगर मेरे पास कोई परचेस ऑर्डर अप्रूवलिंग अथॉरिटी होगा तो वो अथॉरिटी परचेस ऑर्डर का अप्रूवल करेगा। अभी मेरे पास कोई नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे परचेस ऑर्डर सबमिट कर देता हूँ। एक बार परचेस ऑर्डर सबमिट होने के बाद उसका स्टेटस यहाँ पे टू रिसीव एंड बिल। टू रिसीव एंड बिल का मतलब ये होता है कि ये मटेरियल अभी हमारे पास आने का बाकी है और इसका बिल बुक होना बाकी है। अब मान लिया जाए अभी ये मटेरियल मेरे पास रिसीव हो चुका है, अभी मुझे यहाँ इसका मटेरियल रिसिट यानी कि जीआरएन हमको करना है। तो चलिए इसका परचेस रिसिट बुक करने के लिए मुझे स्टॉक मेनू में जाना पड़ेगा। स्टॉक मॉड्यूल में मैं आया हूँ, यहाँ पे मेरा परचेस रिसिट है। ईआरपी नेक्स्ट में परचेस रिसिट का मतलब अन्य किसी ईआरपी में इसे गुड्स रिसिट नोट भी कहती है, जीआरएन भी कहते हैं, कोई इसको मटेरियल रिसिट भी कहता है। अलग अलग नॉमेनक्लेचर है। हमारे ईआरपी नेक्स्ट में इसे हम परचेस रिसिट कहते हैं। तो मैं परचेस रिसिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड परचेस रिसिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा जो डिजायर सप्लायर था जिसके नाम पे मैंने परचेस ऑर्डर रेज किया था उसका नाम सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसका इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टली गेट आइटम फ्रॉम परचेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जिस सप्लायर के नाम से मेरा परचेस ऑर्डर रेज था वो मेरा परचेस ऑर्डर पेंडिंग परचेस ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देता है। तो मैं इस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद उस परचेस ऑर्डर के ऊपर के आइटम के डिटेल अपने आप नीचे ग्रिड में आ जाएंगे और मैं इस परचेस रिसिट के ऊपर का डिटेलिंग सब चेक करके उसका अमाउंट, उसका जीएसटी टैक्सेशन वगैरह सब चेक करके इसको मैं इसे हम लोग सेव करेंगे। आपने मटेरियल रिक्वेस्ट के समय देखा, परचेस ऑर्डर के समय देखा। ईआरपी नेक्स्ट सिस्टम में हर एक डॉक्यूमेंट टाइप बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट स्टेटस में जाता है या ड्राफ्ट स्टेट में जाता है। उसको अप्रूविंग अथॉरिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या नहीं तो आप डायरेक्टली इसको सबमिट कर दिया।
सबमिट करने के बाद मेरा ये मटेरियल मेरे स्टोर्स में आ गया है, मेरा स्टॉक अपडेट हो चुका है। अगर आप यहीं से आप देखोगे तो यहाँ पे मैं व्यू स्टॉक लेजर भी यहीं से कर सकता हूँ। तो मेरा ये स्टॉक लेजर यहाँ पे अपने आप आपको दिख रहा है, मेरा कौन से तारीख को मटेरियल इनवर्ड हुआ, मेरा आइटम कोड क्या था, आइटम नेम क्या था, कितनी क्वांटिटी मैंने प्रोक्योर की हुई है, मेरा वाउचर नंबर क्या है, मेरे कौन से वेयर हाउस में ये मटेरियल इनवर्ड हुआ है, आइटम का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका इनकमिंग रेट क्या था, उसका एवरेज रेट क्या है, वैल्यूएशन रेट हमने जो डिफाइन किया था वो भी यहाँ पे आ गया, बैलेंस वैल्यूएशन रेट भी यहाँ पे आ गया, और मेरा आखिरकार में मेरा वाउचर रिक्वेजिशन वाउचर या उसका वाउचर टाइप कौन सा है, तो परचेस रिक्वेजिशन है, उसका वाउचर परचेस रिक्वेजिशन नंबर क्या है, ये पूरे डिटेलिंग यहाँ पे दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग पीछे जाएंगे, यहीं से हम लोग इसका अकाउंटिंग लेजर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मेरा उसका अकाउंटिंग लेजर हो गया, मेरे स्टॉक इन हैंड में 25,000 रुपए का डेबिट आ गया, और मेरा स्टॉक रिसीव्ड नॉट बट नॉट बिल के लिए मेरा 25,000 रुपए क्रेडिट हो गया। स्टॉक रिसीव्ड बट नॉट बिल का मतलब है मटेरियल तो मेरे पास आ गया है, मेरे स्टोर्स में इन्वर्ड हो गया है, लेकिन ये बिल अभी अकाउंटिंग बुक्स में या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने अकाउंटिंग बुक्स में ये बिल बुक नहीं किया है। जब मैं इसी इनवॉइस के अगेंस्ट में या इसी मटेरियल रिसिप्ट के अगेंस्ट में मैं यहाँ पे उसका परचेस इनवॉइस जनरेट करूंगा यहीं से, तो ये सप्लायर के लिए क्रेडिट हो जाएगा, और जब हम लोग पेमेंट एंट्री मारेंगे तो फिर इसके अगेंस्ट में उसका अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्री होके ये मेरा ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाएगा। चलिए हम लोग अभी इसी के अगेंस्ट में मेरा रिसिप्ट मटेरियल रिसिप्ट हो चुका है, तो हम इसका परचेस इनवॉइस भी बुक कर लेते हैं। तो मैंने जैसे परचेस इनवॉइस के ऊपर क्लिक किया तो मेरा ये इनवॉइसिंग बुकिंग पे स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मेरा सप्लायर का नाम बाय डिफॉल्ट आ गया, यहाँ पे मेरा सप्लायर का इनवॉइस अगर देख सकता हूँ तो मैं यहाँ पे नीचे में यहाँ पे मैं गेट आइटम जाके मेरा परचेस रिसिप्ट से मेरा जो भी आइटम्स है मैं फेच कर सकता हूँ। मेरा परचेस रिसिप्ट नंबर कौन सा है क्या है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो मेरा ये परचेस रिसिप्ट नंबर है, इसी परचेस रिसिप्ट नंबर को मैं यहाँ पे फेच कर दूंगा। फेच करने के बाद मेरा डिटेल आइटम यहाँ पे आ गया, मेरा आइटम कोड कौन सा था, कितनी क्वांटिटी मैंने एक्सेप्ट की थी, उसका रेट क्या था, उसका एक्सेप्टेड वेयर हाउस कौन सा है, उसके बाद उसमें करेंसी प्राइजिंग लिस्ट में मेरा करेंसी क्या है, मेरा प्राइजिंग लिस्ट क्या है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। सप्लायर इनवॉइस का नंबर भी अपने आप यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ये सब चेक करने के बाद मैं वैल्यूएशन चेक करने के बाद नीचे मैं ये परचेस इनवॉइस में सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये परचेस इनवॉइस सेव कर लिया है और इसको मैं सबमिट भी कर दूंगा। तो अगर अब हम लोग इसका अकाउंटिंग लेजर देखेंगे तो निश्चित रूप से ये अकाउंटिंग लेजर अभी देखिए यहाँ पे मेरा स्टॉक इन हैंड की बजाय क्रेडिटर को क्रेडिट गया हुआ है, स्टॉक रिसीव्ड नॉट बिल को फिर यहाँ पे डेबिट हो गया। पहले यहाँ पे स्टॉक इन हैंड को डेबिट था, लेकिन अब यहाँ पे क्रेडिटर के लिए क्रेडिट गया हुआ। इसी प्रकार से हमने आज प्रोक्योरमेंट साइकिल यानी कि बाइंग मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया हुआ है। आज के लिए यही वीडियो यही समाप्त होता है। जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर आपको सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी समस्या आ रही हो, जैसे कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन हो, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन हो, डाटा माइग्रेशन संबंधी कोई समस्या हो, या अन्य कोई समस्या की सहायता के लिए आप हमारी वेबसाइट या हमें ईमेल पर आपका जो भी समस्या है वो लिख कर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है
erpnext@phalian.com। ये वीडियो फेलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉपीराइट और ओनरशिप एक्ट के तहत रिकॉर्ड किया गया हुआ है और इसका इस्तेमाल हमारे सम्माननीय ग्राहक ही कर सकते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करना, इस वीडियो का गलत इस्तेमाल करना, गैर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। नमस्ते, मेरा नाम प्रसाद कुलकर्णी है और मैं ERP कंसल्टेंट हूँ। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पेरोल जैसे सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का मुझे 10 साल से भी ज़्यादा का अनुभव प्राप्त है और मैं SAP, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल जैसे सॉफ्टवेयर के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ। आज का ये वीडियो ERP नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का एक भाग है, जिसमें हम आज ये सीखेंगे कि ERP नेक्स्ट हम हमारी कंपनी में हम स्वयं तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बाइंग मॉड्यूल यानी परचेस मॉड्यूल के ऊपर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम हमारा वीडियो ये शुरू करते हैं। बाइंग मॉड्यूल में सबसे पहले आपको जाना है बाइंग मॉड्यूल में, जो आप मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा है। यहाँ पे आपको बाइंग मॉड्यूल पे ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाइंग मॉड्यूल पे ऊपर क्लिक करते हो तो ये बाइंग का डॉक टाइप ओपन हो जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले परचेस ऑर्डर ट्रेंड दिखता है, जहाँ पे आप आपके कंपनी की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की मंथ वाइज परचेस का ट्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स और मास्टर्स दिखाई देंगे, जिसमें मटेरियल रिक्वेस्ट है, परचेस ऑर्डर है, परचेस इनवॉइसेस है, इसी तरह से आइटम है, आइटम प्राइस लिस्ट है। उसके नीचे यहाँ पे सप्लायर्स है, सप्लायर ग्रुप है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है। किसी भी बाइंग मॉड्यूल या परचेस मॉड्यूल के दो अहम मास्टर्स होते हैं। पहला होता है आइटम मास्टर और दूसरा होता है सप्लायर मास्टर। तो आज शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले आइटम मास्टर के साथ। आइटम मास्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आइटम का डॉक टाइप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐड आइटम बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड आइटम बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका आइटम मास्टर का डॉक टाइप या आइटम का डॉक टाइप ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको आइटम का नंबर डालना है। उसके बाद आप आइटम का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल HP लैपटॉप डाल देता हूँ। यहाँ पे आइटम ग्रुप में जैसे कि किसी भी ERP सिस्टम में आइटम ग्रुप होता है, जैसे कंज्यूमेबल है, प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वैसे हमारी ERP नेक्स्ट में भी ऐसे अलग अलग आइटम ग्रुप्स है। तो मैं यहाँ पे आइटम ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट, फिर उसका HSN कोड डाल देता हूँ मैं 84321 7130। ओके, 84713090। चलिए, ये मेरा HSN कोड हो गया, तो मैंने HSN को सिलेक्ट कर लिया। उसके नीचे आएंगे मेरा डिफॉल्ट यूनिट ऑफ मेजर क्या होने वाला है, वो ऑब्वियसली मेरा नंबर होने वाला है। उसके नीचे है डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर होगा तो मैं डाल देता हूँ, नहीं तो मैं जो मैंने आइटम नेम में डाला वही मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। उसके बाद ऊपर आते हैं कुछ फ्लैग्स है, जैसे कि अलाउ अल्टरनेटिव आइटम। अगर मेरा इस आइटम कोड के लिए मेरे पास कोई अल्टरनेटिव आइटम है तो मैं यहाँ पे अलाउ अल्टरनेटिव आइटम को मैं सिलेक्ट करके अल्टरनेटिव आइटम के डिटेल भी इसी तरह से मैं भरूंगा। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है। मैं नया आइटम क्रिएट करते समय अगर मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी होगी तो मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में मैं उस क्वांटिटी को मैं दर्ज करूंगा। उसके बाद मुझे डालना है वैल्यूएशन रेट। कई
कभी भी आप नया आइटम क्रिएट करते समय उसका वैल्यूएशन रेट डालना बहुत जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पे 25,000 रुपये एज अ वैल्यूएशन रेट उसका डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आऊँगा इन्वेंट्री टैब में। इन्वेंट्री टैब में आपको सबसे पहला मिलेगा लाइफ शेल्फ लाइफ डेज क्या है, वारंटी पीरियड इन डेज है, इसलिए मैं यहाँ पे 365 डाल देता हूँ। उसके बाद उसका वेट ऑफ पर यूनिट क्या है, वेट ऑफ यूनिट ऑफ मेजर क्या है। ये दो फील्ड हमें शिपिंग के समय या लॉजिस्टिक के समय लगते हैं। तब तक हमें शिपिंग नहीं कर रहे और लॉजिस्टिक नहीं, हम लॉजिस्टिक को इसको आइटम को दे रहे, तो इस दो फील्ड में हम फिलहाल कुछ भी डेटा एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए सबसे महत्वपूर्ण फील्ड पे आते हैं जिसका नाम है डिफॉल्ट मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप। यहाँ पे अलग अलग मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप हो सकते हैं। पहला है परचेस, दूसरा है मटेरियल टाइप, तीसरा है मटेरियल इशू, चौथा है मैन्युफैक्चरिंग, पांचवा है कस्टमर प्रोवाइडेड। तो हम लोग प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल में या बाइंग मॉड्यूल में, तो हम लोग इसको परचेस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका वैल्यूएशन मेथड एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 वैल्यूएशन मेथड है। पहला है फीफो, दूसरा है मूविंग एवरेज और तीसरा है लिफो। फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो का फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक रख देता हूँ तो ईआरपी नेक्स्ट सिस्टम अपने आप बाय डिफॉल्ट फीफो मेथड से यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से इसका वैल्यूएशन मेथड कर लेगी। उसके बाद नीचे आते समय अगर हमारे इस आइटम को हमें कुछ बारकोड डिफाइन करना है तो यहाँ पे मैं अपना बारकोड लगा सकता हूँ। उसके बाद उसके नीचे है ऑटो रीऑर्डर। ऑटो रीऑर्डर का मुझे लेवल क्या मेंटेन करना है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या मुझे मेंटेन करनी है और उसका मटेरियल रिक्वेस्ट टाइप क्या होने वाला है। अगर सपोज मुझे इसका ऑर्डर ऑटो प्री ऑर्डर लेवल सेट करना है तो मैं सबसे पहले कौन से वेयर हाउस से मुझे चेक करवाना है मेरा स्टॉक पोजीशन, तो वो मैं वेयर हाउस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट फॉर कौन से वेयर हाउस को देना है तो मैं स्टोर्स वेयर हाउस लेता हूँ। रीऑर्डर लेवल की क्वांटिटी मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और मुझे रीऑर्डर कितना देना है तो मैं यहाँ पे भी वो क्वांटिटी सेट करता हूँ। अब इससे क्या होगा कि जब मेरा सिस्टम में मेरा इस पर्टिकुलर आइटम के लिए मेरा ऑर्डर लेवल 100 से नीचे जब जाएगा यानी कि 99 जब हो जाएगा, तब मेरा 100 क्वांटिटी का ऑर्डर ऑटोमेटिकली परचेस रिक्वेजिशन उसका जनरेट हो जाएगा। बाद यहाँ पे आप यूनिट ऑफ मेजर्स में आप कंजम्पशन फैक्टर या कन्वर्जन फैक्टर आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जब भी हम मार्केट में जाके टमाटर परचेस करते हैं तो 25 किलो 30 किलो का टमाटर का हम क्रेट परचेस करते हैं या बॉक्स परचेस करते हैं, तो यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे उसका कन्वर्जन फैक्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेजर ऑफ यूनिट में मैं उसको क्रेट डालूंगा या मैं उसको बॉक्स डालूंगा और एक बॉक्स में मेरे कितने टमाटर है तो मेरे एक बॉक्स में 25 किलो टमाटर है, ऐसा मैं डेफिनेशन लाऊंगा। जब मैं इसका परचेस ऑर्डर निकालूंगा और मेरा सपोज मैंने एक बॉक्स लिया है जिसमें 25 किलो टमाटर है और मुझे 10 रुपए किलो के हिसाब से वो मुझे पड़ा है, यानी कि मेरा टोटल 25 किलो का वैल्यूएशन 250 रुपए होगा। जब मैं परचेस ऑर्डर निकालूंगा तब वो किलो के हिसाब से ही उसको 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। अगर मैं वहां पे बॉक्स लेता हूं तो फिर उसका बॉक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। तो ये हुआ मेरा कन्वर्जन फैक्टर। अभी फिलहाल हमें कुछ डालना नहीं है इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे और एक महत्वपूर्ण सेटिंग है कि जैसे इसका बैच नंबर आप डाल सकते हो, सीरियल नंबर डाल सकते हो। जब मैं सीरियल नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे आपको सीरियल नंबर का एग्जाम्पल बतौर दिया हुआ है, उसी एग्जाम्पल के हिसाब से आप यहाँ पे सीरियल नंबर सेट कर सकते हो। अभी मुझे फिलहाल कोई सीरियल नंबर डालना नहीं है इसलिए मैं अनचेक करूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग टैब में। अकाउंटिंग टैब में आप अपनी कंपनी का डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अगर आप ये आइटम मल्टीपल कंपनी के लिए परचेस कर रहे हो तो आप मल्टीपल कंपनी का नाम भी आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हो। उसके बाद परचेसिंग में इसका डिफॉल्ट परचेस ऑफ यूनिट ऑफ मेजर क्या होने वाला है। ऑब्वियसली ये लैपटॉप है तो मैं यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करूंगा। उसका लीड टाइम यानी कि सप्लायर से हमारी कंपनी में आने के लिए कितना समय इस या कितने दिन
इस आइटम को लग सकते हैं, वो लीड टाइम यहाँ पे हमें डिफाइन करना है। उसके बाद सप्लायर डिटेल में आते हैं। तो सप्लायर डिटेल में कई बार क्या होता है कि हमें सप्लायर का पार्ट नंबर हमारे परचेस ऑर्डर के ऊपर प्रिंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप वही सेटिंग कर डाल सकते हो। या मैं सप्लायर का नाम सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं सप्लायर का पार्ट नंबर सेट कर सकता हूँ। तो इसी तरह से ये जो सप्लायर का पार्ट नंबर है हमारे परचेस ऑर्डर के ऊपर अपने आप प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई हमारी कंपनी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रही है तो हमें फॉरेन ट्रेड डिटेल्स भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि कंट्री ऑफ ऑरिजिन क्या है, कस्टम टेरिफ नंबर क्या है। ये कस्टम टेरिफ नंबर और कंट्री ऑफ ऑरिजिन हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स में आगे बढ़ते हुए हम लोग सेल्स के लिए हम डिफॉल्ट मेजर ऑफ यूनिट डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मेरा लैपटॉप है तो मैं नंबर करूंगा। अगर मुझे डिस्काउंट देना है तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मैं अलाउ कर सकता हूँ सेल्स वालों के लिए, वो सेल्स वालों के लिए भी मैक्सिमम डिस्काउंट मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे टैक्सेशन में आगे जाना है। टैक्सेशन में मैं मेरा कितने परसेंट का टैक्स इस आइटम को लगाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे उसका टैक्स टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट से सेट कर सकता हूँ। तो जैसे कि 12% है, 18% है, 28% है, तो मैंने यहाँ पे 18% लिया। टैक्स टेम्पलेट क्या इनपुट आउटपुट जो भी है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद क्वालिटी में अगर मुझे मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए उसको क्यूसी में भेजना है तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड बिफोर परचेस के ऊपर मैं चेक मार्क करने के बाद मुझे ये मटेरियल मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यूसी के लिए जाएगा। मुझे भेजना नहीं है इसलिए मैं इसको अनचेक करता हूँ। सिमिलरली डिलीवरी के समय भी अगर मुझे कुछ क्यूसी चेकिंग कराना है तो मैं यहाँ पे इस फ्लैग को एक्टिवेट कर सकता हूँ। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। जब हम हमारा कोई प्रोसेसर होता है, हमारा कोई सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, अगर उस सब कॉन्ट्रैक्टर को उस प्रोसेसिंग करके देने वाले सप्लायर को अगर हम रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर परचेस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। अभी हमें फिलहाल ऐसा कुछ करना नहीं है इसलिए हम लोग इसको अनचेक करके सीधा इस आइटम को सेव करेंगे हमारे टेबल में। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये आइटम मेरा सेव हो गया। अभी मान लीजिए कि आपकी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है जिसको आपको लैपटॉप प्रोवाइड करना है। तो चलिए हम लोग लैपटॉप की प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस देखते हैं। किसी भी ईआरपी सिस्टम में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है विथ मटेरियल रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे मटेरियल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड मटेरियल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरा मटेरियल सीरीज नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, मेरा पर्पज परचेस ऑटोमेटिकली आ गया। मैं यहाँ पे रिक्वायर बाय डेट डालूंगा, मुझे कल मटेरियल चाहिए इसलिए मैंने रिक्वायर बाय कल का डेट डाल दिया और मैं सीधा नीचे आइटम में आके यहाँ पे मैं आइटम कोड डालता हूँ। अगर मुझे आइटम कोड मालूम है तो मैं आइटम कोड डाल दूंगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे आइटम का नाम सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं आइटम का नाम सिलेक्ट करता हूँ मेरा आइटम कोड अपने आप आ जाता है। मुझे क्वांटिटी कितनी मंगानी है मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ। मेरा जिस टारगेट वेयर हाउस में ये मटेरियल आने वाला है वो टारगेट वेयर हाउस भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर भी टारगेट वेयर हाउस सेट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी ऊपर भी मैं टारगेट वेयर हाउस यहाँ पे सेट कर दूंगा। ये करने के बाद मुझे आगे टर्म्स में जाना है। मेरे डिफॉल्ट पेमेंट टर्म्स क्या है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके डाल देता हूँ। तो मेरा 30 दिन का मुझे क्रेडिट मिलने वाला है। तो मेरा यहाँ पे टर्म बाय डिफॉल्ट आ गया। मोर इन्फो में मैं प्रिंटिंग रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे कि मेरा लेटर हेड क्या होने वाला है, प्रिंटिंग हेडिंग क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं वो सेट कर सकता हूँ। तो चलिए ये मटेरियल रिक्वेस्ट हम लोग सेव करते हैं। जैसे ही मटेरियल रिक्वेस्ट मेरा सेव हो जाता है इसका बाय डिफॉल्ट स्टेटस ये ड्राफ्ट में है। अगर आपकी कंपनी में कोई अप्रूविंग अथॉरिटी होगा तो ये मटेरियल रिक्वेस्ट उस अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जाएगा। यहाँ सबमिट के बजाय यहाँ पे 2 बटन दिखेंगे, एक अप्रूवल है और एक रिजेक्शन वाला है।
अप्रूविंग अथॉरिटी सब डिटेल चेक करने के बाद इस मटेरियल रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, इसका डिसीजन ले सकता है। अभी मेरे पास कोई अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मैं इस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली सबमिट कर देता हूँ। मैं इस परचेस रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट कर रहा हूँ। अब ये मेरा परचेस रिक्वेजिशन या मटेरियल रिक्वेस्ट मेरा ड्राफ्ट स्टेटस से अभी पेंडिंग में चला गया। अभी इसी के अगेंस्ट में हम लोग परचेस ऑर्डर रेज करेंगे। वापिस बाइंग मोड में आके मैंने परचेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया, मेरा परचेस ऑर्डर का डॉक टाइप ओपन हो गया। मैं ऐड परचेस ऑर्डर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे पहले सप्लायर सिलेक्ट करना है। मैंने मेरा सप्लायर सिलेक्ट किया। रिक्वायर बाय डेट मैंने डाल दी, मुझे कल ही मटेरियल चाहिए तो मैंने कल का रिक्वायर बाय डेट डाल दिया। और वहाँ अभी मैं यहाँ पे गेट आइटम फ्रॉम मटेरियल रिक्वेस्ट से मैं आइटम का डिटेल्स मैं फेच करूँगा। तो गेट आइटम फ्रॉम मटेरियल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो मेरे यहाँ पे मुझे मेरे जितने भी मटेरियल रिक्वेस्ट पेंडिंग है परचेस ऑर्डर के लिए वहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। तो मैं मेरा डिजायर मटेरियल रिक्वेस्ट नंबर सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे गेट आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही गेट आइटम के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे आइटम के डिटेल यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं मेरा परचेस रेट जो है वो मैं डाल दूंगा, जो कि मेरा मान ली जाए 25,000 रुपए है। तो मैंने मटेरियल का रेट 25,000 डिफाइन कर दिया। मैं नीचे आके टैक्सेशन अगर कुछ लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ, अगर नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको टैक्सेशन लगाना है तो आप यहाँ पे परचेस टैक्सेस एंड चार्जेस टेम्पलेट जाके आपको जो भी डिजायर परचेस टैक्स लगाना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इनपुट जीएसटी इंस्टेट लगाना है। जैसे ही मैं टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी के 99% यानी कि 18% का टैक्स मुझे यहाँ पे लगा। क्योंकि मेरा सप्लायर जीएसटी रजिस्टर नहीं है इसलिए मैं ये टैक्स अभी फिलहाल नहीं लगा रहा, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। बाकी सब पूरा डिटेल मैं चेक करने के बाद इस परचेस ऑर्डर को मैं सेव करता हूँ। सिमिलरली जब हमने रिक्वेजिशन रेज किया था उसी तरह से ये भी बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट स्टेट में जाता है। अगर मेरे पास कोई परचेस ऑर्डर अप्रूवलिंग अथॉरिटी होगा तो अथॉरिटी परचेस ऑर्डर का अप्रूवल करेगा। अभी मेरे पास कोई नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे परचेस ऑर्डर सबमिट कर देता हूँ। एक बार परचेस ऑर्डर सबमिट होने के बाद उसका स्टेटस यहाँ पे टू रिसीव एंड बिल। टू रिसीव एंड बिल का मतलब ये होता है कि ये मटेरियल अभी हमारे पास आने का बाकी है और इसका बिल बुक होना बाकी है। अब मान लिया जाए अभी ये मटेरियल मेरे पास रिसीव हो चुका है, अभी मुझे यहाँ इसका मटेरियल रिसिट यानी कि जीआरएन हमको करना है। तो चलिए इसका परचेस रिसिट बुक करने के लिए मुझे स्टॉक मेनू में जाना पड़ेगा। स्टॉक मॉड्यूल में मैं आया हूँ, यहाँ पे मेरा परचेस रिसिट है। ईआरपी नेक्स्ट में परचेस रिसिट का मतलब अन्य किसी ईआरपी में इसे गुड्स रिसिट नोट भी कहती है, जीआरएन भी कहते हैं, कोई इसको मटेरियल रिसिट भी कहता है, अलग अलग नॉमेनक्लेचर है। हमारे ईआरपी नेक्स्ट में इसे हम परचेस रिसिट कहते हैं। तो मैं परचेस रिसिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड परचेस रिसिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा जो डिजायर सप्लायर था जिसके नाम पे मैंने परचेस ऑर्डर रेज किया था उसका नाम सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसका इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टली गेट आइटम फ्रॉम परचेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जिस सप्लायर के नाम से मेरा परचेस ऑर्डर रेज था वो मेरा परचेस ऑर्डर पेंडिंग परचेस ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देता है। तो मैं इस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद उस परचेस ऑर्डर के ऊपर के आइटम के डिटेल अपने आप नीचे ग्रिड में आ जाएंगे और मैं इस
परचेस रिसिप्ट के ऊपर का डिटेलिंग सब चेक करके उसका अमाउंट, उसका जीएसटी टैक्सेशन वगैरह सब चेक करके इसको मैं इसे हम लोग सेव करेंगे। आपने मटेरियल रिक्वेस्ट के समय देखा, परचेस ऑर्डर के समय देखा, ईआरपी नेक्स्ट सिस्टम में हर एक डॉक्यूमेंट टाइप बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट स्टेटस में जाता है या ड्राफ्ट स्टेट में जाता है। उसको अप्रूविंग अथॉरिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्टली इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मेरा ये मटेरियल मेरे स्टोर्स में आ गया है, मेरा स्टॉक अपडेट हो चुका है। अगर आप यहीं से आप देखोगे तो यहाँ पे मैं व्यू स्टॉक लेजर भी यहीं से कर सकता हूँ। तो मेरा ये स्टॉक लेजर यहाँ पे अपने आप आपको दिख रहा है, मेरा कौन से तारीख को मटेरियल इनवर्ड हुआ, मेरा आइटम कोड क्या था, आइटम नेम क्या था, कितनी क्वांटिटी मैंने प्रोक्योर की हुई है, मेरा वाउचर नंबर क्या है, मेरे कौन से वेयर हाउस में ये मटेरियल इनवर्ड हुआ है, आइटम का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका इनकमिंग रेट क्या था, उसका एवरेज रेट क्या है, वैल्यूएशन रेट हमने जो डिफाइन किया था वो भी यहाँ पे आ गया, बैलेंस वैल्यूएशन रेट भी यहाँ पे आ गया, और मेरा आखिरकार में मेरा वाउचर, रिक्वेजिशन वाउचर या उसका वाउचर टाइप कौन सा है, तो परचेस रिक्वेजिशन है, उसका वाउचर परचेस रिक्वेजिशन नंबर क्या है, ये पूरे डिटेलिंग यहाँ पे दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग पीछे जाएंगे, यहीं से हम लोग इसका अकाउंटिंग लेजर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मेरा उसका अकाउंटिंग लेजर हो गया। मेरे स्टॉक इन हैंड में 25,000 रुपये का डेबिट आ गया, और मेरा स्टॉक रिसीव्ड नॉट बट नॉट बिल के लिए मेरा 25,000 रुपये क्रेडिट हो गया। स्टॉक रिसीव्ड बट नॉट बिल का मतलब है मटेरियल तो मेरे पास आ गया है, मेरे स्टोर्स में इनवर्ड हो गया है, लेकिन ये बिल अभी अकाउंटिंग बुक्स में या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने अकाउंटिंग बुक्स में ये बिल बुक नहीं किया है। जब मैं इसी इनवॉइस के अगेंस्ट में या इसी मटेरियल रिसिप्ट के अगेंस्ट में मैं यहाँ पे उसका परचेस इनवॉइस जनरेट करूंगा यहीं से, तो ये सप्लायर के लिए क्रेडिट हो जाएगा, और जब हम लोग पेमेंट एंट्री मारेंगे तो फिर इसके अगेंस्ट में उसका अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्री होके ये मेरा ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाएगा। चलिए हम लोग अभी इसी के अगेंस्ट में मेरा रिसिप्ट, मटेरियल रिसिप्ट हो चुका है, तो हम इसका परचेस इनवॉइस भी बुक कर लेते हैं। तो मैंने जैसे परचेस इनवॉइस के ऊपर क्लिक किया तो मेरा ये इनवॉइसिंग बुकिंग पे स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मेरा सप्लायर का नाम बाय डिफॉल्ट आ गया। यहाँ पे मेरा सप्लायर का इनवॉइस अगर देख सकता हूँ तो मैं यहाँ पे नीचे में यहाँ पे मैं गेट आइटम जाके मेरा परचेस रिसिप्ट से मेरा जो भी आइटम्स है मैं फेच कर सकता हूँ। मेरा परचेस रिसिप्ट नंबर कौन सा है, क्या है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो मेरा ये परचेस रिसिप्ट नंबर है, इसी परचेस रिसिप्ट नंबर को मैं यहाँ पे फेच कर दूंगा। फेच करने के बाद मेरा डिटेल आइटम यहाँ पे आ गया, मेरा आइटम कोड कौन सा था, कितनी क्वांटिटी मैंने एक्सेप्ट की थी, उसका रेट क्या था, उसका एक्सेप्टेड वेयर हाउस कौन सा है, उसके बाद उसमें करेंसी प्राइजिंग लिस्ट में मेरा करेंसी क्या है, मेरा प्राइजिंग लिस्ट क्या है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। सप्लायर इनवॉइस का नंबर भी अपने आप यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ये सब चेक करने के बाद मैं वैल्यूएशन वैल्यूएशन चेक करने के बाद नीचे मैं ये परचेस इनवॉइस में सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये परचेस इनवॉइस सेव कर लिया है और इसको मैं सबमिट भी कर दूंगा। तो अगर अगर अब हम लोग इसका
अकाउंटिंग लेजर देखेंगे तो निश्चित रूप से ये अकाउंटिंग लेजर, अभी देखिए यहाँ पे मेरा स्टॉक इन हैंड की बजाय क्रेडिटर को क्रेडिट गया हुआ है, स्टॉक रिसीव्ड नॉट बिल को फिर यहाँ पे डेबिट हो गया। पहले यहाँ पे स्टॉक इन हैंड को डेबिट था, लेकिन अब यहाँ पे क्रेडिटर के लिए क्रेडिट गया हुआ। इसी प्रकार से हमने आज प्रोक्योरमेंट साइकिल यानी कि बाइंग मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया हुआ है। आज के लिए यही वीडियो यही समाप्त होता है।